नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। 28 मई को भारत के नए पार्लियामेंट के उद्घाटन के बाद और एक नई तरह के परंपरा सेंगोल की स्थापना के बाद बहुत सारे दर्शकों का प्रश्न आया कि कृपया इस मुहूर्त का विश्लेषण करें और इससे भारत के भविष्य के विषय में क्या समझ में आता है, इस पर एक परिचर्चा अवश्य करें। आज के इस वीडियो में सेंगोल की जो स्थापना हुई थी स्पीकर के चेयर के बगल में, उस एग्जैक्ट समय, उस मुहूर्त का एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस हम लोग करेंगे, जिसमें नक्षत्रों पर विशेष बल होगा और उसके साथ ग्रहों का क्या कॉम्बिनेशन बनता है और भविष्य की क्या तस्वीर बनती है, इसकी चर्चा हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। बहुत ही रोचक विषय रहने वाला है फ्रेंड्स, और मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें बताऊंगा। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ अच्छा ही अच्छा बताकर और वीडियो का अंत हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल समय पर मिल जाया करेंगे। धर्मदंड की स्थापना जिस समय में मोदी जी ने स्पीकर के चेयर के बगल में की, मैंने उस समय को एग्जैक्टली खुद ही नोट किया है। मैं उस समय स्वयं टीवी देख रहा था और उसका मैं ये आप लोगों के स्क्रीन पर कुंडली दे रहा हूं। आप देखिए, 25 डिग्री का लग्न है, मिथुन लग्न, पुनर्वसु नक्षत्र राइजिंग है। लग्न में ही अपने मित्र के घर में शुक्र बैठे हुए हैं, और शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में ही चंद्रमा 3rd हाउस में, पराक्रम के हाउस में बैठे हुए हैं, यानी कि ये सिंह राशि की कुंडली है। 5th हाउस में देखिएगा केतु है, 9th में मूल त्रिकोण में शनि है, 11th हाउस में जुपिटर, राहु और बुध है, 12th हाउस में सन है, 2nd हाउस में नीच के मार्स है। आप देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र का राइजिंग है। पुनर्वसु का मतलब ही होता है फिर से वसु होना, फिर से वेल्दी होना। इसमें बहुत सारे डिजायरेबल क्वालिटीज, बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ, प्रॉस्पेरिटी, अच्छाई, हर जगह पर अपना प्रभाव छोड़ना। पुनर्वसु फ्रेंड्स सकारात्मक बदलाव, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ने की ओर इशारा करता है पुनर्वसु। इसका सिंबल भी देखिएगा तो एक क्विवर, एक तुनीर, एक तरकश जो तीरों से भरा हुआ है, और इसमें जो तीर हैं वो कोई साधारण तीर नहीं, दिव्यास्त्रों के समान तीर हैं। और इनमें एक क्वालिटी होता है कि आप इनको चलाइए, ये अपने टारगेट को पूरा करके वापस उसी तुनीर में, उसी तरकश में आ जाते हैं। यानी कि ये रिन्यूएबल, रिप्लेनिशेबल तुनीर है। इसको महाभारत, रामायण वगैरह में अक्षय तुनीर, आप लोगों को याद होगा, भगवान ने दिया था अर्जुन को भी और श्री राम को भी। ऐसा तुनीर प्राप्त था, जितने तीर उससे निकलते जाते थे वो वापस भरता चला जाता था। तो एक कायाकल्प, एक ट्रांसफॉर्मेशन, रीजनरेशन, इन सभी चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है। कई जगह पर एक तीर भी मिलेगा आपको पुनर्वसु का सिंबल, और तीर हमेशा अपने लक्ष्यों को, अपने टारगेट्स को अचीव करने का सिंबल है। तीर हमेशा फॉरवर्ड मूवमेंट का एक सिंबल है। तो इस इम्पॉर्टेंट धर्मदंड की स्थापना में जो नक्षत्र राइजिंग था वो बहुत ही शुभ नक्षत्र है। ऑब्वियसली इसके कुछ बैकड्रॉज भी हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग इसके अच्छे क्वालिटीज़ की बात करें। इसकी जो अधिष्ठात्री हैं वो अदिति हैं। अदिति कौन है? आदित्य, 12 आदित्य की माँ है। अदिति के बारे में कहा जाता है कि ये पॉजिटिव एनर्जी से परिपूर्ण है और इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, और ये पुनर्वसु के जातकों पर निर्भर करता है
कि वो इस एनर्जी को, इस वसुधा को, इन रिसोर्सेज को अपने उपयुक्त समय और आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करते हैं। अदिति बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। इनफैक्ट अदिति को अबंडेंस, प्रचुरता का प्रतीक माना जाता है। तो ये भी भारत के लिए एक बहुत अच्छा सिंबल है। पुनर्वसु नक्षत्र राइजिंग का मतलब है भारत में इससे आगे एक रीजेनरेशन, एक रिन्यूअल ये दिखता है। एक ऐसा देश दिखता है जो हर मामले में सुखी और संपन्न होगा, जो फिर से अपने पुराने ग्लोरी को अचीव करेगा। पुनर्वसु हमेशा अपने पुराने ग्लोरी को अचीव करता है। पुनर्वसु में 2 स्टार्स होते हैं, कैस्टर और पोलक्स, और उसी के हिसाब से कहानी बनाई गई है कि ये जुड़वां भाइयों की कहानी है। आप देखिएगा तो पुनर्वसु में ही भगवान राम का जन्म भी हुआ था, और पुनर्वसु की तरह ही भगवान राम के भी जुड़वां पुत्र थे। और उन पुत्रों के राज के समय में पृथ्वी सबसे ज़्यादा खुशहाल थी। राम राज्य कहा जाता है उस पीरियड को। कहीं ना कहीं पुनर्वसु उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो मैं जुड़वां भाइयों की बात कर रहा था, पहला भाई जो है वो थोड़ा सा नटखट, शरारती और निर्दयी है, और दूसरा भाई जो है वो थोड़ा वाइज है, थोड़ा विवेकशील है, इंटेलिजेंट है, उसमें जेनरॉसिटी है। पुनर्वसु को भी इनफैक्ट एक बहुत ही जेनरस नक्षत्र माना गया है जो दूसरों की मदद करता है। लेकिन इन सभी आइडियलिज्म के बावजूद आप देखिए पुनर्वसु का कास्ट जो है ये ब्राह्मण कास्ट का नहीं है, ये वैश्य है, हर चीज़ को तोल मोल कर करता है। ये जेनरस तो है, ये मदद जरूर करता है लोगों की, लेकिन उसमें एक प्रैक्टिकल एंगल अवश्य होता है। उसमें ये देखता है कि किसको मदद करना आवश्यक है, प्रैक्टिकल है, और कोहैबिटेशन, क्या हम जिसको मदद कर रहे हैं वो वापस भी हमारी मदद करेगा कि नहीं। तो इसके जेनरॉसिटी में एक प्रैक्टिकलनेस है। तो हम लोग जो समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान किसी की भी ऐसे ही मदद कर देता है, ऐसा आगे नहीं होगा। पुनर्जागरण होगा, हिंदुस्तान में प्रचुरता की कोई कमी नहीं होगी। इसकी जो शक्ति होती है, वास्तुवा प्रज्ञ शक्ति, ट्रायम्फेंट रिट्रीट एंड रिन्यूअल, विजयी शक्ति और कायाकल्प करने की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। इसके ठीक पहले आर्द्रा है जो तूफानों को रिप्रेजेंट करता है। आर्द्रा में तूफान के समय में जो बारिश होती है, उसके बाद पुनर्वसु तूफान के बाद का पहला सूर्य का किरण है। ऐसे माहौल को रिप्रेजेंट करता है जिसमें फिर से जीवन प्रस्फुटित होता है, पल्लवित एवं पुष्पित होता है। पुनर्वसु को नरिशमेंट भी माना गया है। पुनर्वसु के ठीक नेक्स्ट में जो नक्षत्र है वो इनफैक्ट नरिशमेंट का ही नक्षत्र है, पुष्य। पुनर्वसु के एक नक्षत्र पहले तूफान, पुनर्वसु रीजनरेशन, और उसके बाद नरिशमेंट। तो पुनर्वसु एक बहुत ही अच्छे जगह पर और बहुत ही अच्छा नक्षत्र है। ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा दिखता है। पुनर्वसु के नेगेटिव क्वालिटीज़ क्या हैं? देखिए, पुनर्वसु एक बहुत ही कंटेंटेड, बहुत ही सेटिस्फाइड किस्म का नक्षत्र है। इसको कुछ चीज़ें यदि मिल जाती हैं तो तुरंत शांत हो जाता है, और इतना पैसिव होता है कि कई बार इसमें ड्राइव और पैशन की कमी आ जाती है, एक अकर्मण्यता आ जाती है। पुनर्वसु के साथ दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि कभी भी एक अटेम्प्ट में इसका काम पूरा नहीं होता। मैं जुड़वां भाइयों की कहानी कह रहा था, पहला अटेम्प्ट पुनर्वसु का जब होता है तो फर्स्ट जो पहला ट्विन ब्रदर है, पहला जुड़वां भाई है, वो प्ले में आता है। मैंने कहा कि वो नटखट है, शरारती और थोड़ा क्रूएल है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पुनर्वसु का कोई भी काम पूरा नहीं होता, लेकिन जब वही दूसरा अटेम्प्ट करता है तब दूसरा जुड़वां भाई प्ले में आता है और उसके बाद कार्य पूरा होता है। अकर्मण्यता से इसको बचना चाहिए। इतने अकर्मण्य और पैसिव हो जाते हैं पुनर्वसु वाले कि अक्सर ये इस तरीके का प्रश्न पूछते हुए देखे जाते हैं, क्या फ़ायदा, ऐसा होगा तो क्या होगा, मुझे क्या पड़ी हुई है। इस तरीके का पैसिव
प्रश्न पूछते हैं पुनर्वसु वाले, और कहीं ना कहीं आप इसको भारत के इतिहास के साथ जोड़कर भी देख सकते हैं। आगे मैं इतिहास के साथ समानता की बात करूंगा। फिलहाल हम लोग दूसरा नक्षत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी की बात कर लेते हैं। चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी में है, सिंह राशि में है। अब चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि के स्वामी को देखिएगा तो 12th हाउस में बैठे हुए हैं, सन, बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन चंद्रमा का जो नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, उसके लॉर्ड शुक्र बैठे हुए हैं लग्न में, ये बहुत अच्छा साइन है। पूर्वा फाल्गुनी हमेशा आराम को रिप्रेजेंट करता है। पूर्वा फाल्गुनी से पहले का नक्षत्र कौन सा है? मघा। मघा का सिंबल सिंहासन। उस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए जितना भी जद्दोजहद, मेहनत, लड़ाइयाँ, राजनीति, ये सब करने के बाद किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा आराम करने की इच्छा होती है, और पूर्वा फाल्गुनी वही आराम करने वाला एक शैया है, एक काउच है। एक ऐसा काउच, पलंग नहीं, जिस पर आराम किया जा सकता हो, जैसे दोपहर में हम लोग आराम करते हैं। लेकिन पूर्वा फाल्गुनी आइडियाज़ से भरपूर नक्षत्र है। अक्सर आप देखते हैं कि जब व्यक्ति आराम या थोड़ा लेजर में रहता है तभी उसको बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं। तो ये उस तरीके का नक्षत्र है। लेकिन पूर्वा फाल्गुनी भी बहुत अच्छे चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र का नक्षत्र है ही। और नेगेटिव साइड इसका ये है कि ये ड्रामा और थिएट्रिक्स में बहुत विश्वास रखता है। पूर्वा फाल्गुनी को चाहिए कि लोग उसको नोटिस करते रहें, उसकी चर्चा करते रहें, उसकी ओर देखते रहें। और लोग यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वो दिखावा करने के लिए और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी करता है, और इस चक्कर में वो मिथ्याभिमानी हो जाता है, अपने आप अपना गाल खूब बजाने लगता है, और कई बार इसी के वजह से नया चीज को सीखना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। पुनर्वसु और पूर्वा फाल्गुनी दोनों में ही एक पैसिविटी है, और दोनों में ही एक बहुत बुरी क्वालिटी है कि ये बहुत ज़्यादा अंदर देखते हैं, बाहर क्या चल रहा है इस पर इनका ज़्यादा ध्यान नहीं होता। पूर्वा फाल्गुनी तो घमंड, तड़क भड़क, इन चीज़ों के शिकार भी हो जाते हैं। तो इंडिया को इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा भविष्य में भी। और यदि आप भूतकाल देखिए भारत का तो ये पैटर्न आपको पहले भी दिखेगा। अशोका द ग्रेट, जिसकी बहुत चर्चा होती है, जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी और कांधार से कामाख्या तक भारत को एक किया, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया? पूरी भारतीय सेना को धम्मम शरणम गच्छामि में लगा दिया। भारतीय पश्चिमी सिंह द्वार पर एक के बाद एक, कभी बैक्ट्रियंस का, कभी साइथियंस का, कभी पार्थियंस का, कभी ग्रीक्स का अटैक पर अटैक होता रहा, लेकिन हमारी सेना धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि में लगी रही। शायद उसी के बाद 2500-2600 साल पहले से ही हम भारतीय लोगों में धर्म के प्रति और स्पिरिचुअलिटी के प्रति इतनी आसक्ति हो गई कि हम क्षत्रत्व को भूल गए। हम बहुत ज़्यादा भाग्यवादी हो गए, और इतिहास में आपको ऐसे कई दृष्टांत मिल जाएंगे। महमूद गजनवी जब सोमनाथ पर अटैक करता है तो यहाँ के लोकल राजा उस समय में युद्ध लड़ने की बजाय ब्राह्मणों के पास दौड़कर जाते हैं युद्ध का मुहूर्त निकालने के लिए। वही देश जो एक समय में पूरे विश्व को लीड करता था, वो इतना ज़्यादा भाग्यवादी हो गया कि अपनी रक्षा भी नहीं कर पाता था। रक्षा करना तो दूर, हमने अपने सारे हथियार, सारे अस्त्र शस्त्र अपने देवताओं के हाथ में पकड़ा दिए, और हम उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हमारी रक्षा करो भगवान। इस तरीके की अकर्मण्यता और इस तरीके का आइडियोलॉजी, ये दोनों नक्षत्र दिखाता है कि यदि आप अपनाएंगे तो आप अपने दुश्मन खुद होंगे। और आप देखिए पराक्रम हाउस के स्वामी सूर्य का 12th में बैठना भी कुछ इसी तरीके का इशारा कर रहा है कि आपको अपना पराक्रम, अपना इनिशिएटिव्स आपको लेना होगा। इनिशिएटिव्स का लॉस होगा तो ये पुनर्वसु का जो भी मैंने ब्राइट पिक्चर पेंट किया उसका कोई लाभ नहीं होगा।
हम यदि आराम करते रह जाएंगे, हम देखते हैं प्रोडक्टिविटी की कमी है इस देश में। पूर्वा फाल्गुनी क्या, आराम का मतलब क्या? जितने प्रोडक्टिव हमको होना चाहिए उतने प्रोडक्टिव हम हैं नहीं। 5th हाउस में केतु है। 5th हाउस इनोवेटिवनेस, इनोवेशन का हाउस होता है। 5th हाउस बुद्धि का, क्रिएटिविटी का हाउस होता है। यहाँ के लॉर्ड तो लग्न में बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छा है, लेकिन 5th हाउस में केतु बैठा हुआ है, ये स्पष्ट इशारा कर रहा है कि आपको क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा, इनोवेटिव होना पड़ेगा। 11th हाउस में शनि का बैठना है, अपने मूल त्रिकोण में शनि, लेकिन इशारा कर रहे हैं आपकी तरक्की धीमे होगी, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। जो शायद सबसे नेगेटिव चीज इस कुंडली में है वो है 7th और 10th लॉर्ड जुपिटर का राहु के बिल्कुल क्लोज बैठना। 28 मई को आप देखेंगे ये वही दिन था जब जुपिटर लगभग राहु के ऊपर थे। 7th और 10th लॉर्ड का और लग्न लॉर्ड का बुध भी राहु के साथ है। ये दिखाता है कि हम लोगों को अपने टोज पे रहना होगा, सजग रहना पड़ेगा, फोकस्ड रहना पड़ेगा। और जिस तरीके का शिकार पूर्वा फाल्गुनी तड़क भड़क और मिथ्याभिमान में होता है, उस चीज से बचना पड़ेगा। राहु की चालबाजियों से बचना पड़ेगा। 11th हाउस हमारे मित्रों का भी होता है ना, अपने मित्रों की चालबाजियों से बचना होगा, तब जाकर हमें लाभ मिलेगा। यदि हम राहु के इल्यूजन्स में फंसे रह जाएंगे, थोड़ा पैसा हुआ और हम आराम करने लग जाएंगे, कोई हमारी वाहवाही कर दे और हम खुद से भी अपना गाल बजाने लगेंगे, तो इंडिया तरक्की नहीं करेगा। बाकी आप देखिएगा तो पुनर्वसु और पूर्वा फाल्गुनी दो बहुत ही बढ़िया नक्षत्र हैं। दूसरे प्लैनेट्स की भी आप स्थिति को यदि देखिएगा, 2nd हाउस के लॉर्ड 3rd हाउस में बहुत अच्छा है। मंगल नीच के हैं, 2nd हाउस में है, स्पष्ट इशारा है डिप्लोमेसी का रास्ता कभी मत छोड़िएगा और कभी भी अनावश्यक रूप से अपने आप को दूसरों के ऊपर इम्पोज करने का प्रयास मत कीजिएगा। और कोई भी यदि अड़ंगा डालता है तो फ्रस्ट्रेटेड होकर डिप्लोमेसी को छोड़कर और अनावश्यक रूप से युद्ध के मुद्रा में या टकराव के मुद्रा में मत आइएगा। नीच का मंगल 2nd हाउस में बैठने का मतलब है कि आपको अपने ज़मीनों की रक्षा भी करनी होगी आगे आने वाले समय में। मंगल रियल एस्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये सब जो निकल कर आ रहा है फ्रेंड्स, और ग्रहों की स्थिति और महादशा अंतरदशा को देखिएगा तो लगता है कि आज से तीसरा और चौथा साल यानी कि 2026-27 में भारत को युद्ध जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 5th ईयर ऑनवर्ड्स यानी कि 2028 से आगे भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल दिखता है। और ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। यदि आप लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो आप भी इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। शुक्र का महादशा अभी इस कुंडली के अनुसार काफ़ी लंबा चलेगा और इस महादशा में इंडिया बहुत कुछ कर लेगा और ख़ास करके विदेशों में इसका नाम बहुत होगा। 5th हाउस के लॉर्ड का लग्न में बैठना, इनोवेशन में, स्टार्टअप्स में इंडिया बहुत नाम करेगा। 3rd हाउस का लॉर्ड 12th में होना, ट्रेड वगैरह में इंडिया बहुत अच्छा करेगा। और एक तरीके से पूर्वा फाल्गुनी और पुनर्वसु जिन इंडस्ट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है उनको भी आप देख लीजिएगा तो आपको एक इशारा मिल जाएगा। ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है, आर्टिजन्स जो हाथों से काम करते हैं, राइटर्स, एस्ट्रोलॉजी, गुप्त विद्याएं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ट्रैवल्स एंड टूरिज्म, आर्किटेक्चर, हाउस बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज, साइंस रिलेटेड प्रोफेशन, सिविल इंजीनियर्स, टीचर्स, फिलोसोफर्स, import and export, historians, farmers, cattle farming, इन्वेंशन रिलेटेड प्रोफेशंस, ऐसे प्रोफेशन जिसमें नई खोज हो, कम्युनिकेशन, मीडिया, कुरियर एंड पोस्टल सर्विस, कीपर्स ऑफ टेम्पल्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, धर्म के क्षेत्र में भी बहुत नाम करेगा भारत, एविएटर्स, हवा में उड़ने वाले लोग, एस्ट्रोनॉट्स यानी कि अंतरिक्ष यात्री, स्पेस और सैटेलाइट से रिलेटेड जॉब्स, इन सभी क्षेत्रों में भारत बहुत अच्छा करेगा। लेकिन हमको कंप्लेसेंट नहीं होना होगा
और मेहनत करना पड़ेगा। इन चीज़ों को हम यदि करेंगे फ्रेंड्स, तो भारत का भविष्य बहुत उज्जवल दिखता है मुझे एज एन एस्ट्रोलॉजर। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। मैंने कई बार देखा है आप में से कई लोगों को एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा नॉलेज है, और कई बार तो आपके कमेंट से भी मुझे सीखने को मिलता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा भारतवासियों के बीच में इसको शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी लोग देखें वो अपने आने वाले भविष्य के विषय में मानसिक रूप से तैयार रहें। आज मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूं। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।